बीटा लैक्टम्स एंटीबायोटिक यानी कि वो एंटीबायोटिक्स जिन एंटीबायोटिक्स के अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, बराबर। जिस भी एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है वो एंटीबायोटिक को कहा जाएगा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ऐसी दो हैं जैसे कि पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन, मेनली यही दो आती है और यही दो काम भी, और हमारे सिलेबस में यही दो मेन पढ़ना भी है, बराबर। एक आती है पेनिसिलिन और एक आती है सेफेलोस्पोरिन। तो वह पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन स्टार्ट करने से पहले आपको बीटा लैक्टम रिंग के बारे में उसकी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगर आप अभी ये अच्छे से समझ लेते हैं तो इसका जो सार है और सिंथेसिस है वो ईजिली होगा। और इसी के साथ एक और मेन पॉइंट बताता हूँ कि सार और सिंथेसिस जो है वो मैं सिलेबस, जब मेडिसिनल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सार और सिंथेसिस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बराबर। तो अभी हम वापस आते हैं इस पे। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होता है, बराबर। तो सबसे पहले देखो बीटा है और लैक्टम है, तो बीटा को तो अभी हटाओ, अभी लैक्टम जानते हैं क्या होता है। तो लैक्टम क्या होता है, देखो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर अमाइड ग्रुप हो। अमाइड ग्रुप कौन सा, ये वाला, बराबर। अमाइड ग्रुप हो एज ए पार्ट ऑफ रिंग, बराबर, उसका पार्ट ऑफ रिंग हो उस ऑर्गेनिक, बराबर। तो अब लैक्टम जो होता है, यानी जो लैक्टम रिंग बनता है वो किसकी मदद से बनता है, दो चीज़ों की वजह से, दो चीज़ों की मदद की वजह से बनता है, एक लैक्टोन और एक अमाइड, बराबर। तो अमाइड को अभी साइड में रखो, पहले लैक्टोन जानते हैं क्या होता है, बराबर। लैक्टम किससे बनता है, देखो लैक्टम दो चीज़ों से बनता है, एक लैक्टोन और एक अमाइड। अमाइड को भी साइड में रखो। लैक्टोन देखते हैं, लैक्टोन का क्या होता है कि अल्फा लैक्टोन भी होता है, बीटा लैक्टोन भी होता है, गैमा भी होता है और भी होते हैं आगे, बराबर। और सबका कुछ इस मिला के स्ट्रक्चर देखो। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दो स्ट्रक्चर बना दिए हैं, बराबर। एग्जाम्पल के लिए दो, एक ये बीटा लैक्टम और एक ये बीटा लैक्टोन और यहाँ पे एक अल्फ़ा लैक्टोन। तो हमको अल्फ़ा वाले से कोई काम नहीं है अभी, हमको सिर्फ बीटा चाहिए। तो अब देखो ये जो बीटा लैक्टोन है, अब देखो जो मेन बीटा लैक्टम रिंग है ये क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है, उससे देखो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मिल रहा है। अभी यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, तो अभी इसको मैच होगा, धीरे धीरे सब मैच होगा, बराबर। तो ये बीटा लैक्टोन हो गया, अब मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बराबर। तो जानते हैं, तो लैक्टम से हमको लैक्टोन तो पता चल गया क्या होता है। अब जानते हैं अमाइड। तो अमाइड जानने से पहले आपको, अगर केमिस्ट्री अच्छी हो, मेरी तो नहीं अच्छी है लेकिन अगर फिर भी मैं बताता हूँ, अमाइड जानने से पहले ये जानो कि अमाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कुछ इस प्रकार का अमाइड का स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं और आसान कर देता हूँ। देखो अमाइड जानने से पहले एक चीज़ जान लो कि कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है। ये सब टर्म्स अच्छे से जानोगे तभी है ना सार और सिंथेसिस में एकदम अच्छे से क्लियर होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, देखो कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो ये होता है कि जैसे ये कार्बन है उससे डबल बॉन्ड, ये कार्बोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला ये होता है, बराबर। तो ये होता है, तो देखो जैसे कि ये कार्बन डबल बॉन्ड O, बराबर। तो ये है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, यानी यहाँ भी देखो 1 2 3 4 इसकी 4 वैलेंसी होती है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ पे तो एक अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, बराबर। तो ये हो गया हमारा कीटोन। अब सॉरी, यहाँ अभी CH3 नहीं लगेगा, CH3 लग जाएगा अगर दोनों साइड तो कीटोन हो जाएगा। अभी हम कीटोन की बात ही नहीं कर रहे हैं, बराबर। तो ये है हमारा प्रॉपर कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इसी कार्बोक्सिल ग्रुप में अगर इस R' को हटा के मैं N लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, N, और वैलेंसी पूरी करने के लिए NH2, तो ये अमाइड ग्रुप हो गया। क्या हो गया, अमाइड ग्रुप हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन लगाया था। तो देखो बराबर ये हो गया अमाइड ग्रुप, बराबर। यहाँ नाइट्रोजन है। अब पता चल गया अमाइड कैसे आया, बराबर। यानी मेन जो है, यानी प्रीकर्सर तो नहीं बोलेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप, बराबर। तो अमाइड पता चला कैसे मेन होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अमाइड का तो हो गया, नाइट्रोजन लगाया तो अमाइड। अब अगर मैं अल्डिहाइड लगा दूँ, यहाँ पे जो R था पहले R' था ना, अब इसको हटा के अगर मैं H लगा दूँ तो ये क्या बन गया, ये अल्डिहाइड बन गया। और इसको हटा के मैं अगर R' दोनों R कर दूँ, इसका मतलब कि दोनों CH3 कर दूँ तो दोनों क्या बन गया, कीटोन बन गया, बराबर। तो ये हो गया हमको स्टार्टिंग में जानने के लिए कि क्या था। अब समझ में आ गया होगा कि वो अमाइड कैसे आया। तो मैं इसको ज़रा मिटा दूँ, बराबर। तो ये हो गया हमारा। और हाँ, एक और चीज़, बहुत सारे दोस्त मेरे अल्काइल
और एसाइल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अल्काइल में कंफ्यूज नहीं, अल्काइल यानी क्या, CH3 CH2 CH जो हम ऐड करते हैं, बराबर, उसको अल्काइल बोलते हैं। और एसाइल जो होता है वो ये होता है, एसाइल जो होता है वो ये होता है। तो एसाइल में और अल्काइल में कंफ्यूज नहीं होना, बराबर। तो अब ये पता चल गया, बराबर। तो बीटा लैक्टेम दोनों मिल गए तो लैक्टेम बन गया और ये आ गए इधर। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, यहाँ क्या एक कार्बन है, और यहाँ से भी एक एक R ग्रुप अटैच होगा, और यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन लगा दिया। तो ये कुल मिला के क्या हो गया सब, देखो, तो ये हो गया हमारा कीटोन ग्रुप। ये क्या हो गया हमारा कीटोन ग्रुप। और यहाँ जो है वो नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन क्या है, एज अ हेट्रो एटम, क्या है, हेट्रो एटम। नाइट्रोजन यहाँ पे हेट्रो एटम, यानी बीटा लैक्टेम रिंग में एक तो ये 4 मेंबर्ड रिंग है, क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग, बराबर। जैसे यहाँ ये था तो बीटा लैक्टेम, ये बीटा लैक्टोन क्या है, 4 मेंबर्ड होती है, और ये जो है अल्फा लीटन वो 3 मेंबर्ड होती है, और अल्फ़ा बीटा गैमा, गैमा जो होती है उसके आगे 5 होता होगा, उसका याद नहीं मुझे, और इसका 4 होता है और इसका 3 होता है, बराबर। तो इसको 3 मेंबर्ड रिंग बोलते हैं, इसको 4 मेंबर्ड रिंग बोलते हैं। तो ये हो गया 4 मेंबर्ड रिंग हमारी। अब इसमें नाइट्रोजन क्या है, एज अ हेट्रो एटम है। हेट्रो एटम वो होता है कि जैसे कि आपकी ये साइकिल चल रही है, बराबर। तो यहाँ कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ये सब चल रहा है। अब बीच में एक भाई नाइट्रोजन आ गए अपना काम दिखाने, तो वो क्या है, एक हेट्रो एटम है, क्या है वो, एक हेट्रो एटम है। तो हेट्रो एटम भी पता चल गया, बराबर। कीटोन ग्रुप तो पता ही चल गया, मैंने अभी स्टार्टिंग में वहाँ बता दिया था, यहाँ पे था वो, बराबर। कीटोन ग्रुप हो गया। तो ये जो है ये सब हमारे क्या हो गए, बीटा लैक्टेम। तो ये चीज़ें जिसके अंदर पाई जाए, यानी ये पूरा रिंग मेन, जिस भी एंटीबायोटिक में ये वाली पूरी रिंग पाई जाए उसको बोलेंगे बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक। और ये जो है वो पेनिसिलिन में पाई जाती है। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर भी कुछ इस प्रकार का होता है। क्या था, यहाँ पे एक NH2 है ना, फिर ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ सल्फर एटम होता है, बराबर। तो ये अभी कोई और, तो मैं आगे बताऊंगा ये भी पेनिसिलिन का कैसा क्या होता है। तो ये हो गया आपका, तो देखो इसके अंदर आया ना, ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। अभी पेनिसिलिन में डिटेल में बताऊंगा ये क्या है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है जिसमें बीटा लैक्टेम रिंग पाई जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन में ये आ गया बीटा लैक्टेम रिंग। अब ये क्या होता है, थियाजोलिडीन रिंग होती है। फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे एसाइल अमीनो ग्रुप है। देखो एसाइल बताया था ना कि R⁻C⁻O, और यहाँ पे कुछ लगा होगा नाइट्रोजन या वो सब, तो एसाइल अमीनो, अमीनो लग गया यहाँ पे, यानी NH2 वाला ग्रुप लग गया। तो ये क्या हो गया, एसाइल अमीनो ग्रुप, बराबर। फिर आगे शुरू कर देते हैं। तो रफ कर दिया और नया लिख दिया पेनिसिलिन का, बराबर। तो पेनिसिलिन के डेफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं। पेनिसिलिन की डेफिनेशन में आपको कैसे, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन बताया था, तो एंटीबायोटिक्स के डेफिनेशन में क्या बताया था, तो जो डेफिनेशन एंटीबायोटिक की थी बस वही सेम टू सेम, बस एंटीबायोटिक की जगह पेनिसिलिन लगा देना है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। तो जैसे इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, कि पेनिसिलिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स which are produced from the microorganisms and having the property of to kill the bacteria, बराबर, kill the bacteria, बराबर। उसके बाद ये हो गया पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। अभी मैं स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, बराबर। ये हो गया पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में मतलब लास्ट अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा था कि ये क्या है हमारा, एक इसमें बीटा लैक्टेम रिंग है, बराबर। ये क्या है, बीटा लैक्टेम रिंग है। तो इसमें 2 रिंग है, एक है बीटा लैक्टेम रिंग और एक है थियाजोलिडीन रिंग। ये जो ये वाली है इसको बीटा लैक्टेम रिंग बोलते हैं और इसको थियाजोलिडीन रिंग बोलते हैं, वो भी बताता हूँ, बराबर। अभी तो पेनिसिलिन का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद पेनिसिलिन क्या है, इट इज़ अ 7 मेम्ब्रेन रिंग। क्या है, 7 मेम्ब्रेन रिंग, यानी इसमें 7 मेंबर्स बने। जैसे कि कौन कौन से, देखो
जैसे नंबर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, तो दिख गए 7 मेंबर्ड रिंग। अब इसमें से जो बीटा लैक्टम रिंग होती है इट इज़ कंसिस्ट 2 रिंग, एक बीटा लैक्टम रिंग, एक थियाजोलिडीन रिंग। अब इसमें से जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो 4 मेंबर्ड रिंग होती है, बराबर। कैसे, जैसे ये सब भूल जाओ, सिर्फ हमारा बीटा वाला था ना वो बीटा लैक्टम, तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए, बराबर। तो अभी अटैच होकर फिर 7 हुई है ना। अब ये जो थियाजोलिडीन होती है वो 5, बराबर। अब इस साइड वाले को भूल जाओ तो सिर्फ थियाजोलिडीन यानी इस साइड वाला, तो 1 2 3 4 5। अब दोनों को मैच करोगे तो बीच का 2 कॉमन हो जाएगा, तो वैसे तो 5 + 4 9 होना चाहिए, बराबर, 9 मेंबर्ड होना चाहिए, पर बीच में 2 कॉमन आ जाएगा इसलिए 7, क्योंकि दोनों रिंग क्या हो गए, फ्यूज़ हो गई आपस में, बराबर। तो ये हो गया। अब तो पेनिसिलिन में क्या क्या होता है, एक तो हमारा सबसे पहले बीटा लैक्टम रिंग, उसके बाद थियाजोलिडीन रिंग, अब फिर ये कीटोन ग्रुप तो बीटा लैक्टम में होता ही है, उसके बाद ये क्या है RC डबल बॉन्ड O, तो ये क्या था एसाइल ग्रुप, और यहाँ अमाइल अमीनो भी है, तो एसाइल अमीनो ग्रुप, बराबर। ये एसाइल अमीनो ग्रुप हो गया इतना, बराबर। कितना हो गया, ये एसाइल अमीनो ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, एसाइल अमीनो ग्रुप हो गया। और ये पूरा क्या था, बीटा लैक्टम रिंग यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, थियाजोलिडीन रिंग। ये आप अच्छे से बना लीजिएगा, बराबर। मेरे पास तो भी जगह नहीं है इसमें। अब उसके बाद ये क्या है, मिथाइल ग्रुप तो डाई मिथाइल ग्रुप है, बराबर। 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बराबर। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल केमिस्ट्री की, इसके अंदर क्या क्या आता है पेनिसिलिन में, उसका डेफिनेशन हो गया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो। अब ये जो पेनिसिलिन है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक, तो ये जो पेनिसिलिन होता है वो बैक्टीरिसाइडल होता है, यानी कि ये पूरा ही किल कर देता है। तो जब डेफिनेशन लिखें तो उसमें इनविट मत लिखना है ना, क्योंकि ये पूरा ही किल करता है, तो उसमें खाली लिखना कि किल द बैक्टीरिया, बराबर। तो ये हो गया। अब इसका क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन में क्या है, देखो क्लासिफिकेशन में है नेचुरल पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। ये 2 प्रकार की पेनिसिलिन होती है। कौन कौन सी होती हैं, नेचुरल पेनिसिलिन और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन में आता है पेनिसिलिन G, पेनिसिलिन V। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में आता है एसिड रेसिस्टेंट, पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट। ये एसिड रेसिस्टेंस यानी कि जो एसिड से रेसिस्टेंट क्रिएट करते हैं वो, और जो पेनिसिलिनेज एंजाइम से रेसिस्टेंट होते हैं वो। तो उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, पोटेशियम मिथॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। सेम टू सेम, बस मिथाइल की जगह इथाइल लगा देंगे तो वो दूसरा बन जाएगा, तो पोटेशियम मिथॉक्सी इथाइल पेनिसिलिन 2 हो गए। अब पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंस यानी कि जो पेनिसिलिनेज एंजाइम से रेसिस्टेंट होते हैं वो वाले, कहाँ गया, हाँ, मैथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, ये दोनों क्या है, पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट, एसिड रेसिस्टेंट। ये जब मैं अभी मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, बराबर। जब अभी मोड ऑफ एक्शन में बताऊंगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम क्या, मैंने बताया था आगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम होता है। तो एक्सटेंडेड का मतलब होता है जो दोनों को किल करता है, पॉजिटिव को भी नेगेटिव बैक्टीरिया को भी, बराबर। तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, इसमें कौन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें आएगा अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन। तो अमीनो में आता है एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। कौन कौन से आते हैं, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ये बहुत फेमस है। कार्बिसिलिन, फिर कार्बिसिलिन, टीकारसिलिन, उसके बाद यूरिडियम में पाइपेरा था कि पाइपर था, दे चेक कर लेना, पाइपेरासिलिन है कि पाइपर था, बराबर। और मेजलोसिलिन। फिर मैकेनिज़्म देख लेते हैं, सो पेनिसिलिन का मैकेनिज़्म क्या होता है, देखो सबसे पहले जानो कि जो बैक्टीरिया होता है, बराबर। अब बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरिया अपना सर्वाइव को, यानी एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए गॉड गिफ्टेड होता है वो, यानी उसको वो गॉड गिफ्टेड होता है। तो जैसे कि हम भी हमारे भी सेल्स में क्या होता है, हमारा जैसे कि कोई बाहरी चीज़ है तो हमारी इम्यूनिटी हमको प्रोटेक्ट करती है ना, वैसे इनका क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल होता है। क्या होता है, हर बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियल सेल वॉल होता है फॉर सर्वाइव, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर से, जैसे डिफरेंट ह्यूमिडिटी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बराबर। तो ये क्या उनके सर्वाइव के लिए बैक्टीरियल सेल वॉल होती है। अभी जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर्स की बनी होती है।
और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या करता है, इस ये जो सेल वॉल है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखो लिखा है प्रोटेक्टिव लेयर फॉर बैक्टीरियल सेल, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसको एक लेयर प्रोवाइड करता है, एक बैक्टीरिया बराबर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो रिजिड होता है, यानी ठोस होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब वो भी बताऊंगा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्रॉस लिंकिंग जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। बराबर, क्रॉस लिंकिंग इसमें है ना, कुछ इस प्रकार के एक दूसरे से बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हुई होती है। बराबर, तो ये इसीलिए कॉम्प्लेक्स होता है ये, फिर ये ऐसे ऐसे करते स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो क्या होता है कि देखो, अब समझो, जैसे कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरियल कोई सेल है। बराबर, ऐसे तो सेल यूँ नहीं होता, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, यूँ होता है, ऐसा कुछ था। बराबर, तो अभी तो ये ध्यान रखो। तो अभी क्या है ये, अब बैक्टीरिया, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है, बराबर, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव, अब उसके अंदर क्या, उसकी चीज़ें जो होंगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए। तो क्या करता है कि उसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। बराबर, एक सेल, ये मेम्ब्रेन होती है। बराबर, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अब उस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। बराबर, देखो इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। बराबर, तो क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। तो ये क्या, सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर की चीज़ें जो है उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बराबर, तो आप समझ ही गए होंगे, ऊपर से लिखा है वो। बराबर, तो ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेल्स फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट। बराबर, जो बताया मैंने अभी, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसके सेल के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब सेल मेम्ब्रेन को भी कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए ना, तो सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है ऊपर से बनी होती है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है वो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, बराबर, यानी कि क्या होता है कि जो ये पेप्टिडोग्लाइकन, जैसे कि ये पेप्टिडोग्लाइकन है। बराबर, अब ये क्या होते हैं, आपस में जो है वो क्रॉस लिंकिंग से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे क्रॉस लिंकिंग से जो है वो जुड़े होते हैं। एक सेकेंड, जैसे कि ये पेप्टिडोग्लाइकन है सब। बराबर, अब ये क्या है, इनके बीच क्रॉस लिंकिंग हुई होती है। क्या हुई होती है, क्रॉस लिंकिंग हुई होती है ऐसे। बराबर, तो अब ये क्रॉस लिंकिंग किसकी मदद से होती है, तो ये क्रॉस लिंकिंग जो है पेप्टिडोग्लाइकन की, यानी जो लेयर पूरी बनती है, इस लेयर में पूरा जो है क्रॉस लिंकिंग होता है, ऐसे ऐसे पूरा एक क्रॉस लिंकिंग होता है। तो क्रॉस लिंकिंग है, ये इसको जोड़ लेता है, ये इसको जोड़ लेता है, एक रिजिड कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिससे कि कोई बाहर की चीज़ अंदर घुस के उसको नुकसान ना पहुंचा पावे। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है क्रॉस लिंकिंग से बना होता है। अब ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है किसकी होती है, तो जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम की मदद से होती है। किसकी वजह से, इसके लिए जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम की वजह से होती है। तो देखो हमारा जो पेनिसिलिन है, ये तो ऊपर मोटा मोटा समझ गए क्या होता है, किसके लिए होता है। बराबर, अब जो हमारा सेल वॉल है उस पर देखो, पेनिसिलिन किल बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग ट्रांसपेप्टिडेज। बराबर, तो ये क्या करता है, ट्रांसपेप्टिडेज को हमारा पेनिसिलिन जो है वो टारगेट करता है, किसको, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को। बराबर, क्योंकि यही ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम क्या करता है, इस क्रॉस लिंकिंग को जोड़ता है। बराबर, तो एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बनती है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपेप्टिडेज कैटलाइज द फाइनल स्टेप इन सेल वॉल बायोसिंथेसिस, यानी कि जो सेल वॉल बायोसिंथेसिस होती है, पूरा सेल वॉल बन रहा होता है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जब बन रही होती है सेल वॉल के लिए, तो ये क्या करता है, ट्रांसपेप्टिडेज उसको जो है क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करता है, कैटलाइज करता है। बराबर, तो यही बराबर बायोसिंथेसिस, यानी जब क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की। बराबर, तो ये ट्रांसपेप्टिडेज क्या है, ऐसा एंजाइम जो कि कैटलाइज करता है क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। बराबर, अब इसके अंदर बहुत भी चीज़ और भी चीज़ें आती हैं कि कुछ नैम होता है, पीएजी होता है, फिर एक थियामीन होता है, वो आपस में जुड़ता है, उसका 4th ग्लाइसिन, उसका 5th ग्लाइसिन, तो वो सब इतना काम नहीं है। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो भी बहुत है। बराबर, वो करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना बड़ा बोर्ड है नहीं, तो ये जो है इतना बहुत हो गया। और हाँ, एक और बात कि जैसे कि एंटीबायोटिक्स जितने भी हैं, तो एंटीबायोटिक में सबका मैकेनिज़्म जो है एक अलग लिख ही लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है कि जब सारे एंटीबायोटिक्स के होंगे, जैसे मैक्रोलाइड, तो इन सब का
ध्यान में कर कि कोई क्या है सेल वॉल को जैसे कि ये क्या सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को करता है, फिर आगे जो सेफेलोस्पोरिन आएगा उसमें थोड़ा अलग आएगा, मतलब कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए क्या एक छोटी छोटी, मतलब ऐसे पूरा तो अपने याद कर सकते हैं ना कि कोई पूछे कि मुझे बताओ कि पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो हमको एक छोटा सा याद रखना होता है कि ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को पेनिसिलिन जो है वो इनिबिट करता है। क्यों इनिबिट करता है? क्योंकि वो सेल वॉल्स पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को बनाने में हेल्प करता है, इसलिए। तो ऐसा तो एक छोटा छोटा जो है वो एक अलग बना के रख लेना। पेनिसिलिन का क्या है, सेफेलोस्पोरिन का क्या है, वो मैं आगे बताऊंगा, बराबर। तो अभी से बता देता हूँ कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो बाद में, बराबर। तो ये हो गया पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन जो है वो यहाँ तक ही है। अब इसका डिग्रेडेशन है, वो डिग्रेडेशन जो है वो आप खुद कर लीजिएगा। आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी ही, बराबर, या कोई टेक्स्ट बुक होगी तो उसमें डिग्रेडेशन कर लेना, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिग्रेडेशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्पेशली जीटीयू में तो पूछा ही जाता है, बराबर। तो डिग्रेडेशन कर लीजिए। अब बचा इसमें सार। तो सार जो है पूरे सिलेबस में 3 से 4 सार होंगे और सिंथेसिस होगा। तो वो सब मैं क्या करूँगा, वो मैं एक अलग वीडियो पूरा एक साथ में ही सार बनाऊँगा, क्योंकि बार बार सार के लिए थोड़ी जगह चाहिए उसको समझाने के लिए भी, बराबर। तो सार में क्या करूँगा, एक लास्ट में 3 से 4 ही पूरे सिलेबस में, 5 ज़्यादा 5 उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो मैं सार एक ही साथ में पूरा समझा दूंगा जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, बराबर।